हाय फ्रेंड्स, हम लोग हाइड्रोलिक्स और न्यूमेटिक्स का नलों में प्रवाह चैप्टर को डिस्कस कर रहे थे। पिछली क्लास में पाइपलाइन द्वारा सख्त संचरण तक डिस्कस कर लिए थे। आज उसी के आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला टॉपिक है हमारे पास जल आघात, वाटर हैमर। देखते हैं वाटर हैमर क्या होता है। जब कभी नल में प्रवाह होता है और यदि उस प्रवाह को हम एकदम से रोक दें, जैसे मान लीजिए पाइप है, पाइप में प्रवाह हो रहा है, इस पाइप में प्रवाह को हम वाल्व आदि द्वारा यदि एकाएक रोक दें तो क्या होता है कि इसमें संवेग में एकाएक कमी आती है। क्यों? जैसा कि हम जानते हैं, यदि कोई द्रव बह रहा है जिसका द्रव्यमान मान लीजिए यम है और उसका वेग v है, तो उसके पास संवेग कितना हो जाएगा, यम इंटू वी। और जब एकाएक हम रोक देंगे यानी कि उसकी वेलोसिटी शून्य हो जाएगी, अर्थात उसका संवेग समाप्त हो जाएगा। संवेग समाप्त होने के कारण उसमें दाब तरंगें उत्पन्न होने लगती हैं पाइप के अंदर, जिसकी वजह से वाल्व पर दाब लगता है। इस दाब का मान बहुत अधिक होता है, जिसके कारण पाइप में ठक ठक जैसी आवाज़ आती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, नॉकिंग बोलते हैं। और यही क्रिया क्या कहलाती है, जल आघात या वाटर हैमर। यानी कि पाइप के अंदर दाब का उत्पन्न होना ही क्या कहलाता है, वाटर हैमर अर्थात जल आघात। अब जैसा कि हम लोग जान चुके हैं कि पाइप में दाब उत्पन्न होता है, और ये दाब क्यों उत्पन्न होता है, पाइप के प्रवाह, जो पाइप में प्रवाह हो रहा है उसको एकाएक रोक देने के कारण ही पाइप के अंदर दाब उत्पन्न होता है। अब दाब कितना उत्पन्न होता है इसको हम आगे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये देख लेते हैं जो वाटर हैमर है वो किन बातों पर निर्भर करता है। जल आघात का मान अत्यधिक होने पर नल फट सकता है, इसलिए नल आदि के वाल्व धीरे धीरे बंद करने चाहिए। और किसी नल में जल आघात का मान नल की लंबाई, वाल्व को बंद करने की गति, नल और उसमें प्रवाहित द्रव के प्रत्यास्थ गुणों पर निर्भर करता है। वाटर हैमर किस पर निर्भर करेगा, नल अर्थात पाइप की लंबाई पर, वाल्व को बंद करने की गति पर, नल या उसमें जो प्रवाह हो रहा है जो द्रव, उसके इलास्टिक प्रॉपर्टी पर भी डिपेंड करता है। अब नलों में जो प्रवाह है उसको हम दो तरीके से रोक सकते हैं, या तो हम वाल्व को धीरे धीरे बंद करें या तो हम वाल्व को एकाएक बंद कर दें। तो जो हमको डिस्कस करना है, जो दाब तीव्रता निकालनी है, वो वाल्व को जब धीरे धीरे बंद कर रहे हैं अर्थात ग्रेजुअली क्लोजिंग। ग्रेजुअली क्लोजिंग कब कहेंगे, जब वाल्व को बंद करने में जो समय लग रहा है टी, ये ग्रेटर आर इक्वल रहे 2L/C, जहाँ L क्या है, पाइप की लंबाई है, और C क्या है, प्रेशर वेव की गति है, यानी दाब तरंगों की गति है C। यानी यदि 2L/C का मान जो उसमें समय लग रहा है उससे कम है, अर्थात समय का मान 2L/C से अधिक या बराबर है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ग्रेजुअली क्लोजिंग बोलेंगे। और यदि टाइम जो लग रहा है उस t का मान लेस देन है 2L/C के, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सडन क्लोजिंग। सडन क्लोजिंग को हमको नहीं पढ़ना है, हमको केवल पढ़ना है ग्रेजुअली क्लोजिंग। तो हम लोग देख लेते हैं ग्रेजुअली क्लोजिंग कब होगा। ग्रेजुअली क्लोजिंग अर्थात धीरे धीरे बंद करना क्या होता है, यदि जो टाइम लग रहा है, टाइम ऑफ क्लोजिंग यानी वाल्व को बंद करने का जो समय है वो बड़ा या बराबर है किसके, 2 गुणे लेंथ ऑफ पाइप अपान वेलोसिटी ऑफ प्रेशर वेव, अर्थात तरंग दाब तरंगों की गति। या इसी को हम लिख सकते हैं टी ग्रेटर आर इक्वल टू 2L/C, जहाँ C क्या है, वेलोसिटी ऑफ प्रेशर वेव, और L क्या है, लेंथ ऑफ पाइप। अब दाब तीव्रता हमको निकालनी है, तो दाब के लिए हमको क्या चाहिए, जबकि हम लोग जानते हैं दाब तीव्रता P बराबर क्या होता है, F यानी फोर्स अपान एरिया। यानी हमको ये निकालना पड़ेगा कि पाइप के अंदर वाल्व पर कितना फोर्स लग रहा है। अब फोर्स निकल जाएगा तो उस पाइप के क्रॉस सेक्शन एरिया से हम डिवाइड कर देंगे, प्रेशर का मान निकल जाएगा। मान लीजिए कि जो पाइप है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया A है और लंबाई L है, और इसमें जो द्रव बह रहा है उसका घनत्व रो है, किस वेग से, v वेग से बह रहा है, और वाल्व को बंद करने में जो समय लग रहा है वो
स्मॉल टी है। अब हमको द्रव्यमान निकालना हो कि नल में जो द्रव का द्रव्यमान हो कितना है, तो द्रव्यमान बराबर हम लोग क्या जानते हैं, घनत्व गुणे आयतन। जबकि जानते हैं घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। तो द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा, घनत्व गुणे आयतन। अब घनत्व को ऐसे रहने, आयतन क्या होता है, एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया गुणे लेंथ होती है। तो हम लोग मान चुके हैं कि पाइप की जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो है ए और पाइप की लंबाई एल है, तो आयतन कितना हो जाएगा, ए इंटू एल और घनत्व रो। यानी द्रव्यमान का मान हम लोग निकाल चुके, रो ए इंटू एल। अब द्रव्यमान निकल गया और फोर्स हमको निकालना है, तो फोर्स F बराबर हम लोग क्या जानते हैं, m इंटू ए, जहाँ ए एक्सीलरेशन यानी कि द्रव्यमान गुणे त्वरण, या त्वरण क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर, यानी कि द्रव्यमान गुणे वेग परिवर्तन की दर। तो द्रव्यमान तो निकाल ही चुके हैं, अब हमको निकालना है वेग परिवर्तन की दर। वेग परिवर्तन की दर क्या होती है, वेग अपान टाइम, और जो वेग है द्रव का वो हम लोग मान चुके हैं v है, और टाइम यानी कि क्लोजिंग टाइम जो वाल्व का है उसको हम मान चुके हैं t। तो वेग परिवर्तन की दर कितना हो जाएगा, v अपान टी, और द्रव्यमान तो हम लोग निकाल ही चुके हैं। तो बल F बराबर क्या हो जाएगा, द्रव्यमान गुणे वेग परिवर्तन की दर, और द्रव्यमान हो जाएगा रो ए इंटू एल, और वेग परिवर्तन की दर हो जाएगा v अपान टी। तो यहाँ से बल का मान निकाल चुके। अब हमको निकालना है दाब तीव्रता स्मॉल p का मान। तो दाब तीव्रता स्मॉल p बराबर F अपान ए। अब फोर्स हम लोग निकाल चुके हैं, रो ए एल v अपान टी, और एरिया अपान ए रहेगा ही, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, यानी कि प्रेशर इंटेंसिटी कितनी आ जाएगी, रो एल वी अपान टी। या रो क्या है, द्रव का घनत्व है, एल पाइप की लंबाई है, वी द्रव का वेग है, और टी वाल्व को बंद करने का समय है। तो इस तरीके से हम लोग दाब तीव्रता कैलकुलेट कर लेंगे। आगे है एल्बो। एल्बो किस काम के लिए आता है, प्रवाह की दिशा को मोड़ने के लिए। मान लीजिए कि ये पाइप है कोई, इसमें इस दिशा में फ्लो हो रहा है, अब हमको इस दिशा को बदलना है इधर, तो इसको हम कैसे बदलेंगे, यहाँ पर एक एल्बो लगा देंगे जो कि इस दिशा में मुड़ा होगा, यहाँ से एक दूसरी पाइप हम जोड़ देंगे। तो इस तरीके से प्रवाह की दिशा को हम लोग चेंज कर सकते हैं एल्बो के माध्यम से। एल्बो को हम मुख्य पाइप में कैसे फिट करते हैं, इसके इंटरनल या एक्सटर्नल चूड़ियाँ बनी होती हैं। अधिकतर जो चूड़ी होती है वो इंटरनल चूड़ी ही बनी होती है, अर्थात इस एल्बो के अंदर। इंटरनल थ्रेड को हम फीमेल थ्रेड भी बोलते हैं। इंटरनल थ्रेड होती हैं, और जो मेन पाइप हमारी होती है उस पर एक्सटर्नल थ्रेड रहती है, इसको ले जा करके इसमें फिट कर देते हैं। इस तरीके से हम लोग वाल्व को फिट करते हैं। वाल्व का जो एंगल होता है वो हमारा 25 डिग्री का भी हो सकता है, 45 का भी हो सकता है, 60 का हो सकता है, या 90 डिग्री का हो सकता है। यानी कि वाल्व कितने एंगल पर, जो एल्बो है वो कितने एंगल पर मुड़ा हुआ है। जैसे 45 डिग्री का एल्बो देखना है हमको, तो एल्बो अगर ये सीधा जा रही थी पाइप, ये मुड़ा इधर, एल्बो इस एंगल में मुड़ा, अब ये सीधा रेखा सेंटर, इस पाइप की सेंटर लाइन जहाँ पर मुड़ा वो रेखा कितना हो जाएगा, ये 45 डिग्री। तो यही एंगल हम लोग देखते हैं कि जो एल्बो है कितने डिग्री पर मुड़ा हो। यहाँ पर है ये सीधी जा रही थी, इधर मुड़ा, कितना एंगल हो जाएगा, ये 90 डिग्री। तो ये क्या कहलाएगा, 90 डिग्री का एल्बो। ये 45 डिग्री का एल्बो। ऐसे 60 का भी हो जाएगा, ऐसे 25 डिग्री का भी हो जाएगा। टी आकार का एल्बो, टी जैसा दिख भी रहा है। जैसे मान लीजिए कोई पाइपलाइन है इधर इस डायरेक्शन में, उसको हमको दो एक दूसरे के विपरीत डायरेक्शन में मोड़ना है, तो इधर से गया, यहाँ पर हम टी एल्बो लगा देंगे, तो ये अब फ्लो का डायरेक्शन इधर हो जाएगा और इधर हो जाएगा। यानी कि दो अलग अलग डायरेक्शन में भेजना है एक ही पाइप से आ रहे द्रव के प्रवाह को, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वहाँ पर लगा देंगे टी आकार का एल्बो, तो जिससे हमारा फ्लो का डायरेक्शन दोनों दिशाओं में मुड़ जाएगा। अगला हेडिंग, दाब लंधिका या साइफन। साइफन क्या होता है, ये बहुत ही सिंपल है, बस एक सिंपल सी पाइप होती है जिसके माध्यम से हम एक टंकी से दूसरे टंकी में द्रव का फ्लो कराते हैं। इसमें
जो टंकी से फ्लो कराते हैं उसमें द्रव का तल जिस टंकी में कराते हैं उससे ऊंचा होना चाहिए। जैसा कि यहाँ पर एक फिगर दिया हुआ है, ये हमारा एक टंकी है और दूसरा ये टंकी है। हमको इस टंकी से इस टंकी में फ्लो कराना है, इसमें जो द्रव है उसको इसमें लेकर के आना है। कैसे लाएंगे? इसमें हम एक पाइप लगाएंगे। कैसे फिट करते हैं? ये एक सिंपल सा पाइप, इसी को हम बोलते हैं साइफन। इस पाइप में सबसे पहले हम इस द्रव को फुल कर लेंगे, पूरा पाइप फिल हो जाएगा, यानी पूरा यहाँ तक पाइप में ये द्रव भर जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, पाइप के इस सिरे को हम अंगुली से दबा करके बंद कर देंगे। बंद करने के बाद इस पाइप में पाइप का एक सिरा इस टंकी में रखेंगे और दूसरे सिरे को उस टंकी में लेकर के आएंगे जहाँ पर हमको द्रव को भेजना है। उसके बाद हम अंगुली को हटा लेंगे। अब क्या होगा, दाबांतर के कारण द्रव यहाँ से इस पाइप के माध्यम से इस टंकी में आना शुरू हो जाए, और तब तक आएगा जब तक या तो इस टंकी का द्रव खाली नहीं हो जाता या तो इसमें द्रव का तल इसके द्रव तल के बराबर हो जाता है, तब तक ये फ्लो होता रहेगा। इसके माध्यम से जैसे बीच में यहाँ पर ये ऊंची टंकी है, ऊंचे पर रखा हुआ, यहाँ पर बीच में कुछ रुकावटें भी आ रही हैं, तो उसको भी पार करते हुए ये पाइप द्रव का प्रवाह इस टंकी में कर सकता है। अब जो टॉपिक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं उसी पर आधारित कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे पास, उसी को हम डिस्कस करने हैं। जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक 228 mm व्यास का 1600 मीटर लंबा पाइप दो जलाशयों से जुड़ा हुआ है, यानी दो जलाशयों को जोड़ता है। जलाशय मतलब रिजर्वायर, जहाँ पर अधिक मात्रा में द्रव इकट्ठा हो सकता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, रिजर्वायर या जलाशय। पाइप का ढाल 80 में 1 है। पाइप सिरे पर पानी का स्तर, जो प्रवेश सिरे पर पानी का स्तर 8 मीटर ऊंचा है एवं निकास सिरे पर 2 मीटर ऊंचा है। विसर्जन ज्ञात कीजिए एवं द्रवीय प्रवणता बताइए। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, घर्षण गुणांक का मान 0.005 मानिए। इसका फिगर कुछ इस टाइप का बनेगा। दो रिजर्वायर हैं, दो जलाशय हैं, जिसमें एक का जो जल का स्तर है वो कितना है, 8 मीटर, और दूसरे का 2 मीटर है। ये हमारा दो रिजर्वायर, एक ये हो गया और एक ये हो गया। एक पाइप के माध्यम से जुड़ा हुआ फ्लो इधर से इधर हो रहा है। क्या कह रहा है कि जो वहाँ पाइप में जो प्रवेश है वहाँ पर जल का स्तर कितना ऊंचा है, 8 मीटर, यहाँ से 8 मीटर ऊंचा हो गया, और जो निकास है वहाँ पर जल का स्तर 2 मीटर है। ढाल कितना दे रहा है, जो पाइप का ढाल है वो क्या कह रहा है, 80 में 1 है, 80 में 1, यानी कि पाइप यदि 80 मीटर लंबी होगी तो वो कितनी झुकी होगी, 1 मीटर। जैसे इधर ये मान लीजिए 80 मीटर पाइप है, अब इसको कैसे लगाया गया होगा, 80 मीटर पाइप है तो इसको ऐसे कुछ झुकाएंगे तो कितना झुकेगा, ये 1 मीटर झुकेगा। इसी प्रकार इसमें जो पाइप की लंबाई दी हुई 1600 मीटर दी हुई है। अब 1600 मीटर है तो कितना झुकेगा, 80 में नीचे कितना आ रहा है, 1, तो 1600 में कितना आएगा, 80 से हम भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा, 80 से भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा, 20, तो 20 मीटर आएगा। यानी कि अब जो पाइप हमारा क्षैतिज होना चाहिए था, ये अगर जो पाइप 1600 ऐसे क्षैतिज होना चाहिए था तो क्षैतिज ना होकर के 20 नीचे आ जाएगा। तो 20 अगर जो इधर होगा तो ये भी तो 20 ही होगा, ठीक, क्योंकि ये इसके समांतर है, तो ये अगर जो 20 है तो ये भी 20 ही होगा। यानी कि अब यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि जो एक टंकी से के तल से दूसरे टंकी के तल की ऊंचाई कितनी है, 20 मीटर। अब यहाँ पर द्रव का स्तर 8 मीटर, यहाँ पर द्रव का स्तर 2 मीटर। तो अब देखें प्रवेश पर टोटल जल का स्तर, यदि इसको हम आधार रेखा माने तो कितना हो जाएगा, शीर्ष 8 और ये 20, कितना 28 मीटर द्रव का शीर्ष है प्रवेश पर, पाइप के प्रवेश पर, और यहाँ पर शीर्ष हमको कितना मिल रहा है, 2 मीटर, ये आधार, यहाँ से कितनी ऊंचाई, 2 मीटर। तो बचा कितना, 28 शुरुआत में था और 2 बचा है केवल, तो यानी कि जो 26 बचा वो तो हानि हो गई ना। वो हानि किसके कारण,
घर्षण के कारण हानि होगी, जिसको हम लोग HF से दर्शाएंगे। अब टोटल शीर्ष हमारा यहाँ से लेकर के यहाँ तक था 28 मीटर। अब बचा केवल ये इतना 2 मीटर, तो हानि कितनी हुई, ये इतनी की। इसी को हम क्या बोलेंगे, HF या घर्षण के कारण शीर्ष हानि कितना होगा, 20-8 - 2 अर्थात 26 मीटर शीर्ष हानि हो जाएगी। ठीक, अब जो क्वेश्चन में दिया था उसको हम यहाँ लिख लिए हैं। लंबाई पाइप की 1600 मीटर, घर्षण गुणांक स्मॉल f 0.005, पाइप का व्यास 228 mm या इसी को मीटर में बदलना चाहेंगे 1000 से भाग दे देंगे, 0.228 मीटर हो जाएगा। अब ढाल निकालना था हमको, तो क्या है ढाल कैसे निकालेंगे, 80 में 1 दिया हुआ है तो 1600 में कितना हो जाएगा, 80 से भाग दे देंगे, कितना आएगा 20 मीटर। HF घर्षण के कारण शीर्ष हानि 20-8 - 2 अर्थात 26 मीटर घर्षण के कारण शीर्ष हानि हो जाएगी। हमको निकालना क्या था, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, द्रवीय प्रवणता निकालना था। यहाँ पर देख लें एक बार, विसर्जन का मान निकालना है और द्रवीय प्रवणता अर्थात हाइड्रोलिक ग्रेडियंट का मान निकालना है। विसर्जन कैसे निकलेगा, विसर्जन Q बराबर हम लोग जानते हैं A × V, Q बराबर A × V, जहाँ A क्या होगा, पाइप का क्रॉस सेक्शन एरिया, V दरों का प्रवाह वेग। वेग हमको निकालना पड़ेगा, जबकि हम एरिया आराम से निकाल सकते हैं क्योंकि हमको व्यास दिया हुआ पाइप का, तो यहाँ से π/4 d² लगा करके क्रॉस सेक्शन एरिया तो निकल जाएगा। वेग निकालना है हमको, वेग कैसे निकालेंगे अभी देखते हैं। द्रव्य प्रवणता भी निकालना है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट I बराबर क्या होता है, HF/L। HF भी हमको पता हो चुका है, पाइप की लंबाई भी हमें पता है, तो आराम से हाइड्रोलिक ग्रेडियंट स्मॉल I का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले हम हाइड्रोलिक ग्रेडियंट का ही मान निकाल लेते हैं। I बराबर HF/L लगा के HF का मान निकाल चुके हैं 26, L है 1600 मीटर। सॉल्व कर लेंगे, कितना आ जाएगा 0.01625। ये क्या हो जाएगा, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट I का मान। इसका कोई मात्रक नहीं होगा क्योंकि HF ये भी मीटर में ही होगा और लंबाई ये भी मीटर में होगा, दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब निकालना है हमको वेग का मान, तो वेग हमारे HF के फार्मूले में आता है। HF बराबर डार्सी सूत्र से हम लोग जानते हैं 4FLV² / 2GD होता है। अब यहाँ देखें तो HF का भी मान हमें ज्ञात है, स्मॉल f भी पता है, स्मॉल l भी पता है, G भी पता है, D भी पता है, तो आराम से हम V का मान निकाल सकते हैं। तो जो वैल्यू हमें पता है सब कुछ यहाँ हम रख देंगे। V का मान हमको निकालना, तो V² बराबर क्या रख सकते हैं, तिरछा इधर गुणा करा देंगे, HF × 2GD/4FL हो जाएगा। HF का मान 26 आया हुआ है, 2 G का मान गुरुत्वाकर्षण 9.81 होता है और D का मान 0.228 मीटर है, 4 × F का मान और ये L का मान। सॉल्व कर लेंगे, V का मान आ जाएगा 1.91 मीटर प्रति सेकंड। अब V का भी मान पता चल गया और A का मान तो हमें पहले से पता है क्योंकि डायमीटर दिया हुआ है, तो A का मान निकाल सकते हैं। तो विसर्जन Q बराबर हो जाएगा A × V और A बराबर क्रॉस सेक्शन एरिया π/4 d² और D के स्थान पे हम क्या रख देंगे, उसका मान 0.228 का स्क्वायर इंटू 1.91 वेग V का मान। सॉल्व कर लेंगे, कितना आ जाएगा 0.0778 मीटर क्यूब प्रति सेकंड। ये विसर्जन Q का मान हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग I अर्थात हाइड्रोलिक ग्रेडियंट और विसर्जन एंड डिस्चार्ज Q का मान निकाल चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, एक 5 किलोमीटर लंबी तथा 0.3 मीटर व्यास वाली पाइप लाइन से पानी प्रवाहित हो रहा है। क्या प्रवाहित हो रहा है, पानी। इस पाइप के एक छोर पर एक जलाशय अर्थात रिजर्वायर से पानी आता है और दूसरे छोर पर वायुमंडल में स्वतंत्रता से गिरता है। पानी कहाँ से आ रहा है, एक रिजर्वायर से, गिर कहाँ पर रहा है, वायुमंडल अर्थात बाहर एटमॉस्फेयर में। यदि पानी का जो वेग है कितना है, 1 मीटर प्रति सेकंड की गति से पाइपलाइन से बहता है, तो ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, कुल शीर्ष हानि कितनी हो रही है। घर्षण गुणांक 4F बराबर दिया हुआ है 0.04।
4F है तो यहाँ से F का भी मान निकाल सकते हैं। फिलहाल अभी हम 4F ही इसको रहने देते हैं। और क्या निकालना हमको, विसर्जन भी निकालना है। तो देख लेते हैं किस टाइप का फिगर होगा। बहुत ही आसान है। एक रिजर्वायर है जिसमें एक पाइप के माध्यम से द्रव आ रहा है और वह गिर कहाँ रहा है, एक वायुमंडल में यानी बाहर। और पाइप की लंबाई कितनी दी हुई है, 5 किलोमीटर। ये 5 किलोमीटर पाइप की लंबाई होगी। यल बराबर 5 किलोमीटर, मीटर में बदलना चाहेंगे 1000 से गुणा कर देंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। डी डायमीटर दिया हुआ 0.3 मीटर, 4F बराबर दिया हुआ 0.04 और V का मान यानी वेग 1 मीटर प्रति सेकंड। अब देखें कि शीर्ष हानि टोटल कितनी होगी। ध्यान दें, शीर्ष हानि हमारा क्या होगा, पहले जब इस टंकी से पाइप में द्रव प्रवेश करेगा तो क्या टंकी से पाइप में प्रवेश पर भी शीर्ष हानि होगी। किसके कारण, आकस्मिक संकुचन के कारण, जिसका मान हम लोग जानते हैं 0.5 V²/2G है। और क्या होगा, जब पाइप में द्रव आगे बढ़ेगा तो इसकी लंबाई में घर्षण के कारण भी, पाइप में घर्षण के कारण भी शीर्ष हानि होगी, जिसको हम HF बोलते हैं। कितना होता है, 4FLV²/2GD। और तीसरा क्या होगा, जब द्रव पाइप से बाहर वायुमंडल में निकलेगा तो निकास पर भी शीर्ष हानि होती है, जिसका मान कितना होता है, V²/2G। इस तरीके से 3 प्रकार की शीर्ष हानियाँ हमको देखने को मिली। इन्हीं तीनों को जोड़ देंगे तो शीर्ष हानि का मान निकाल सकते हैं। देखें, जलाशय से पाइप में प्रवेश यानी आकस्मिक संकुचन पर शीर्ष हानि कितना होता है, 0.5 V²/2G। पाइप में घर्षण के कारण शीर्ष हानि कितना होता है, 4FLV²/2GD। घर्षण में वायुमंडल में निकास पर शीर्ष हानि कितना होता है, V²/2G। इन्हीं तीनों को जोड़ देंगे, कुल शीर्ष हानि का मान निकल जाएगा। देखें, 0.5 V²/2GD 2G, FLV 4FLV²/2GD V²/2G। V²/2G यहाँ भी है, यहाँ भी कॉमन ले लें, V²/2G हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा, 0.5, यहाँ पर बचेगा 4FL/D, यहाँ पर 1, दोनों को जोड़ दें, 1 और 0.5 कितना हो जाएगा, 1.5 नोट कर लें। आगे है V²/2G, V का मान पता है 1 का स्क्वायर अपान 2 इंटू G 9.8 है। कोष्टक में है 1.5 4FL/D। 4F का मान डायरेक्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना, 0.04। L 5 किलोमीटर या 5000 मीटर अपान D व्यास दिया हुआ 0.3। सॉल्व कर लेंगे पूरा, कितना आ जाएगा, 34.1 मीटर। ये टोटल शीर्ष हानि आ जाएगी। शीर्ष हानि का मान टोटल कितना आ जाएगा, 34.1 मीटर। अब विसर्जन निकालना है हमको, बहुत ही आसान है। विसर्जन Q बराबर हम लोग जानते हैं A इंटू V। A क्या होता है, पाइप की क्रॉस सेक्शन एरिया यानी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या आएगा, π/4D²। D का मान हमें पता है 0.3 का स्क्वायर हो जाएगा। वेग V का मान पता है 1 मीटर पर सेकंड। सॉल्व कर लेंगे, कितना आएगा, 0.0706 मीटर क्यूब प्रति सेकंड विसर्जन Q का मान। अगला क्वेश्चन है, किसी टंकी से पानी 50 लीटर प्रति सेकंड की दर से 15 सेंटीमीटर व्यास के क्षैतिज पाइप में बहता है। टंकी से थोड़ी दूरी पर ही पाइप का व्यास अचानक 25 सेंटीमीटर हो जाता है और फिर अचानक 15 सेंटीमीटर हो जाता है तथा अंत में एक दूसरी टंकी में प्रवाहित होता है। निम्न पर शीर्ष हानि ज्ञात कीजिए। पहला है पाइप में प्रवेश पर, दूसरा आकस्मिक वर्धन पर, तीसरा आकस्मिक संकुचन पर, चौथा है निकास पर। देखें फिगर कैसे बनाते हैं। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में कि जो पानी का प्रवाह है कितना है, 50 लीटर प्रति सेकंड, यानी कि कैपिटल Q का मान 50 लीटर प्रति सेकंड है। जब पाइप टंकी से पानी आ रहा है तो शुरुआत में पाइप का व्यास कितना है, 15 सेंटीमीटर, और कुछ पाइप क्या है, क्षैतिज ही यानी ऐसे सीधी क्षैतिज,
और कुछ दूरी पर टंकी से पहले तो 15 सेंटीमीटर था, बाद में कितना हो गया 25 सेंटीमीटर, और फिर अचानक 15 सेंटीमीटर, यानी पहले 15 था, फिर 25 हुआ, फिर 15 हो गया। ठीक, उसके बाद फिर कहाँ जा रहा है, अंत में एक दूसरी टंकी में प्रवाहित होता है, यानी कि एक टंकी इधर भी है, दूसरी टंकी इधर भी है, और बीच में पाइप लगी हुई है। पहले 15 सेंटीमीटर डायमीटर था, फिर 25 हुआ, फिर अचानक 15 हो गया, उसके बाद आकर के दूसरी टंकी से जुड़ गया। अब इस टंकी से इस टंकी में फ्लो हो रहा है, तो हमको पाइप में प्रवेश पर, आकस्मिक वर्धन पर, आकस्मिक संकुचन और निकास पर शेष हानि निकालना है। सबसे पहले इसके फिगर को बनाते हैं। फिगर हमारा कुछ इस टाइप का बनेगा, जिसमें एक टंकी है ये, जहाँ से द्रव का प्रवाह हो रहा है। पहले पाइप का डायमीटर कितना था 15 सेंटीमीटर, जिसको हम लोग यहाँ D1 माने। मान लीजिए यहाँ पर वेग V1 है। थोड़ी दूरी आगे आते हैं टंकी से, फिर अचानक इसका डायमीटर बढ़ करके कितना हो जाता है 25 सेंटीमीटर, फिर इसका डायमीटर कम होकर के फिर 15 सेंटीमीटर हो जाता है। अब शुरुआत में जो पाइप लगी थी उसके डायमीटर को हम लोग D1 माने हैं, मान लीजिए यहाँ पर वेग V1 है। बाद में बीच में जो पाइप लगी हुई है उसके व्यास को हम D2 माने हैं, और यहाँ पर जो द्रव का वेग है उसको V2। तीसरी पाइप का डायमीटर D3 और वेग V3। अंत में जाकर के एक दूसरी टंकी से जुड़ा हुआ है। पहला क्या है क्वेश्चन, पूछ क्या रहा है, पाइप में प्रवेश पर शीर्षान। पाइप में प्रवेश कहाँ पर हो रहा है, इस टंकी से यहाँ पर कितनी होती है मान इसका 0.5 V²/2G, यानी कि इस V1 का मान हमको पता हो जाए तो आकस्मिक संकुचन यहाँ टंकी से पाइप में प्रवेश पर शीर्ष हानि निकाल सकते हैं, यानी कि हमको निकालना है V1 का मान। उसके बाद फिर आकस्मिक वर्धन। आकस्मिक वर्धन कहाँ पर हो रहा है, पहले डायमीटर 15 था, यहाँ पर आ गया 25 हो गया। तो यहाँ पर देखें 15 से 25 अचानक हुआ, तो यहाँ पर क्या हो रहा है आकस्मिक वर्धन, डायमीटर अचानक बढ़ रहा है। तो इस आकस्मिक वर्धन के कारण शेष हानि क्या होता है V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर अपॉन 2G। तो ये V1 ये V2 का होल स्क्वायर अपॉन 2G, यानी V2 का मान पता चल जाएगा, निकाल लेंगे। फिर क्या है आकस्मिक संकुचन। आकस्मिक संकुचन कहाँ पर हो रहा है, 25 सेंटीमीटर डाया था यहाँ पर पाइप का, फिर अचानक 15 हो गया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है डायमीटर में कमी है, अर्थात आकस्मिक संकुचन हो रहा है। तो यहाँ से भी शेष हानि कितना आएगा 0.5 V²/2G। तो यहाँ पर वेग V3 है, तो क्या रख देंगे V3²/2G। अंत में क्या निकास पर शेष हानि, मतलब इस पाइप से जब निकास हो रहा है कहाँ जा रहा है टंकी में द्रव, तो यहाँ पर वेग कितना होगा V3 है, तो शेष हानि कितनी हो जाएगी V3²/2G ये होता है। ये फार्मूला हम लोग देख चुके हैं शुरुआत में ही, जब इसका डेरिवेशन वगैरह कर रहे थे हम लोग, तो इसको देख चुके हैं कि पाइप में प्रवेश पर शेष हानि कितनी होती है, आकस्मिक वर्धन के कारण शेष हानि कितनी होती है, आकस्मिक संकुचन के कारण शेष हानि कितनी होती है, या पाइप से निकास पर शेष हानि कितनी होती है। उसी फार्मूले पर हमको वैल्यू को रखते जाना है, आंसर हमारा आता चला जाएगा। जो जो क्वेश्चन में दिया गया उसको सबसे पहले हम लिख लेते हैं। Q विसर्जन का मान दिया हो 50 लीटर प्रति सेकंड है। अब इसको SI पद्धति में बदलना होगा, तो लीटर को हम लोग मीटर क्यूब में लिखते हैं। तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि 1 लीटर बराबर 10⁻³ मीटर क्यूब होता है, तो जहाँ पर 1 लीटर वहीं पर लिख देंगे 10⁻³ मीटर क्यूब। तो यानी कि 50 × 10⁻³ मीटर क्यूब प्रति सेकंड आ जाएगा कैपिटल Q विसर्जन का मान। D1 का मान दिया हुआ 15 सेंटीमीटर, अंत में D3 का व्यास भी 15 हो जाता है, यानी कि D1 और D3 दोनों कितना है 15 सेंटीमीटर। इसको हम 100 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा 0.15 मीटर। D2 का मान दिया हुआ है, यानी दूसरे पाइप का डायमीटर 25 सेंटीमीटर, तो इसका हम मीटर में बदलना चाहें 100 से भाग दे देंगे, 0.25 मीटर हो जाएगा। अब एरिया A1 का मान निकालना हो तो क्या लिखेंगे π/4 D1², और चूंकि D1 D3 बराबर है इसलिए एरिया भी A1 और A3 बराबर होगा। कितना होगा π/4
D1 या D3 का स्क्वायर। तो मान कितना है D1 या D3 का 0.15 स्क्वायर लगा देंगे, सॉल्व कर लेंगे 0.0167 मीटर स्क्वायर A1 या A3 का मान आ जाएगा। A2 का मान क्या होगा π/4 D2 स्क्वायर। D2 का मान पता है 0.25 रख देंगे, सॉल्व कर लेंगे इसको 0.04908 मीटर स्क्वायर A2 का मान आ जाएगा। A1 A2 A3 पता हो गया। अब हमको निकालना है V1 या V3। चूँकि हम लोग जानते हैं Q बराबर A इंटू V होता है, तो V बराबर क्या हो जाएगा Q/A, और Q तो हमें पता है, एरिया हम निकाल चुके हैं। चूँकि एरिया A1 और A3 बराबर ही है, इसलिए V1 V3 भी बराबर होगा, जबकि Q तो कांस्टेंट ही रहेगा। क्योंकि एक पाइप से जितना विसर्जन होगा दूसरे पाइप से भी उतना ही विसर्जन होगा, क्योंकि पाइप एक दूसरे से श्रेणी क्रम में जुड़ी हुई है। तो V1 या V3 बराबर क्या आ जाएगा Q/A1 या A3 लिख देंगे। Q का मान हमें पता है, इसको रख देंगे, A1 का भी मान पता है, रख देंगे, सॉल्व कर लेंगे, कितना आ जाएगा V1 या V3 का मान आ जाएगा 2.83 मीटर प्रति सेकंड। V2 का मान निकालेंगे, कितना आ जाएगा Q/A2। Q का भी मान पता है हमको, A2 का भी मान निकाल चुके हैं, रख देंगे, सॉल्व कर लेंगे, कितना आ जाएगा V2 का मान 1.019 मीटर प्रति सेकंड। अब एक एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला क्या पूछ रहा था कि टंकी से पाइप में प्रवेश पर शीर्षान, यानी एंट्री पर शीर्षान, यानी इसी को हम लिखते हैं HEN। कितना होता है फार्मूला इसका 0.5 V1 स्क्वायर अपान 2G। V1 का मान निकाल चुके हैं, रख देंगे 2G, G का मान हमें पता होता है 9.81, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। HEN मान आ जाएगा 0.204 मीटर, ये पाइप में प्रवेश पर शीर्षहानि हो जाएगी। उसके बाद है आकस्मिक वर्धन के कारण शीर्षहानि। आकस्मिक वर्धन के कारण शीर्षहानि का फार्मूला क्या होता है V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर अपान 2G। V1 का मान पता है, निकाल चुके हैं, V2 का मान भी निकाल चुके हैं, होल स्क्वायर लगा देंगे अपान 2G, सॉल्व कर लेंगे। सडनली इनलार्जमेंट HEL का मान आ जाएगा 0.167 मीटर। तीसरा है आकस्मिक संकुचन के कारण शीर्षहानि। आकस्मिक संकुचन कहाँ हो रहा था, जब 25 सेंटीमीटर डायमीटर के पाइप से द्रव का प्रवाह 15 सेंटीमीटर डायमीटर के पाइप में हो रहा था, तो वहाँ पर क्या हो रहा था आकस्मिक संकुचन। आकस्मिक संकुचन तीसरी पाइप में हो रहा है, तो यहाँ पर हम जानते हैं आकस्मिक संकुचन के कारण शीर्षहानि कितना होता है 0.5 V स्क्वायर अपान 2G। चूँकि तीसरे पाइप में वेग V3 माने हैं, तो यहाँ पर रख देंगे V3 स्क्वायर अपान 2G। V3 या V1 का मान सेम ही है, रख देंगे अपान 2G का मान 9.81 रख देंगे, सॉल्व कर लेंगे। सडनली कंट्रैक्शन यानी कि संकुचन के कारण निकल जाएगा शीर्षहानि 0.204 मीटर। उसके बाद क्या है चौथा है पाइप से निकास पर शीर्षहानि एग्जिट HEX लिखते हैं, कितना होता है V स्क्वायर अपान 2G। तो V यहाँ पर निकास कहाँ से, तीसरी पाइप से हो रहा है, और तीसरी पाइप का वेग हम लोग माने हैं V3, क्या हो जाएगा V3 स्क्वायर अपान 2G। V3 का मान पता है 2.83 स्क्वायर अपान 2G, सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा 0.408 मीटर। अगला क्वेश्चन, समान लंबाई के 3 पाइप 2 जलाशयों को समांतर में जोड़ते हैं। कितने पाइप हैं, 3 पाइप हैं समांतर में जुड़े हुए हैं। पाइपों के व्यास का अनुपात दिया हुआ है 1:2:4। यदि न्यूनतम व्यास के पाइप में 1 क्यूमेक यानी मीटर क्यूब प्रति सेकंड, इसी को हम क्यूमेक भी लिखते हैं, जो कि विसर्जन का मात्रक है। न्यूनतम व्यास के पाइप में 1 मीटर क्यूब प्रति सेकंड विसर्जन प्रवाहित हो रहा है, तो ज्ञात कीजिए कि दूसरे दोनों पाइपों में अलग अलग कितना विसर्जन हो रहा है, यानी Q2 और Q3 का मान निकालना है।
घर्षण गुणांक का मान सभी पाइपों के लिए समान मानिए, यानी कि F1, F2, F3 समान ही है। प्रत्येक पाइप के लिए शीर्ष हानि समान है, यानी HF1, HF2। ये ना भी दिया होता तो हम लोग जानते हैं कि यदि 3 पाइप समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, ये मान लीजिए एक पाइप, ये दूसरी पाइप और ये तीसरी पाइप, ये तीनों आपस में इस प्रकार से जुड़े हुए मान लीजिए, यहाँ से फ्लो आ रहा होगा तो इधर से जाएगा इस पाइप में, फिर इस पाइप में जाएगा और फिर यहाँ से इस पाइप में जाएगा। उसके बाद फिर आकर के इधर तीनों एक साथ आकर के फिर मुख्य पाइप से मिल जाते हैं। तो मान लीजिए जो पहली पाइप है उसके विसर्जन को हम Q1 लिख रहे हैं, डायमीटर को D1 और वेग V1 लिखेंगे। दूसरे पाइप को Q2, D2 और V2 लिखेंगे। तीसरे पाइप को Q3, V3 और D3 रखेंगे। ठीक, जहाँ V क्या होगा वेग, D डायमीटर और Q विसर्जन। दिया हुआ है जो घर्षण गुणांक का मान है तीनों पाइपों के लिए वो सेम है, यानी F1, F2, F3 बराबर है कितना, मान लीजिए वो F है, मान सकते हैं क्योंकि तीनों बराबर हैं। और क्या बोला, समान लंबाई, लंबाई समान है, L1, L2, L3 का मान समान है, मान लीजिए ये L है। क्योंकि डायमीटर जो दिया हुआ वो किस अनुपात में, 1:2:4, यानी कि अगर जो एक का डायमीटर 1 होगा तो दूसरे का 2 होगा, तीसरे का 4 होगा। तो मान लीजिए पहला का जो डायमीटर है D1 वो D है, तो दूसरे का कितना हो जाएगा 2D और तीसरे का 4D, तो यानी D2 हो जाएगा 2D और D3 हो जाएगा 4D। और Q1 यानी न्यूनतम व्यास के पाइप में विसर्जन कितना है, 1 मीटर क्यूब प्रति सेकंड। तो चूंकि प्रथम जो पाइप है सबसे न्यूनतम वाले को हम D1 माने तो इसको हम Q1 लिखेंगे। और क्या बोला, घर्षण शीर्ष हानि भी समान ही है घर्षण के कारण, जबकि हम जानते भी हैं कि समांतर संयोजन में पाइप के जो घर्षण के कारण शीर्ष हानि होती है वो समान ही होता है, यानी HF1, HF2, HF3 समान ही होगा। तो HF का मान हम लोग जानते हैं 4FLV²/2GD। यहाँ HF1 है तो क्या लिख देंगे 4FLV1²/2GD1। चूँकि F और L समान है इसलिए यहाँ पर F1 L1 नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट हम F और L लिख रहे हैं। वेग अलग है, डायमीटर अलग है, इसलिए यहाँ पर V1 और D1 लिख रहे हैं। G का मान तो सबके लिए सेम ही होगा। ठीक इसी प्रकार HF2 हो जाएगा 4FLV2²/2GD2। इसी प्रकार H3 हो जाएगा 4FLV3²/2GD3। यहाँ पर 4FL, यहाँ पर भी 4FL, यहाँ पर भी 4FL कैंसिल कर सकते हैं। नीचे 2G 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 कैंसिल कर जाए, यानी बचेगा क्या, यहाँ से 2 भी हटा सकते हैं, नहीं भी हटाएंगे, अभी आगे हम हटा देते हैं। देखें V1²/2D1 बचेगा नीचे, यहाँ पर V2²/2D2 बचेगा, V3²/2D3 बचेगा। D1 का मान कितना है, D1 बराबर D माने हैं तो यानी यहाँ 2D हो जाएगा। D2 बराबर 2D है तो यहाँ रख देंगे 2 × 2D। D3 का मान 4D है, 2 × 4D। D सब जगह है, कैंसिल हो जाएगा। देखें यहाँ पर भी D है, यहाँ पर भी D, यहाँ पर तीनों में हम D से गुणा करा दें कोई अंतर नहीं आएगा, तो ये D सब कैंसिल हो जाएगा। नीचे यहाँ 2 बचा है, यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ 8, यानी कि V1²/2 बराबर लिख सकते हैं V2²/4 बराबर V3²/8। 2 से कैंसिल कर दें, क्या बचेगा यहाँ V1², यहाँ पर V2²/2, यहाँ से V3²/4। तो ये V1, V2, V3 में रिलेशन निकल गया। हमको निकालना क्या है ये पहले देख लें। Q2 और Q3 निकालना है, दूसरे और तीसरे पाइप में विसर्जन। तो Q2, Q3 निकालने के लिए हमको, चूँकि हम लोग जानते हैं Q बराबर A × V होता है, तो A × V होता है, तो यानी कि अगर जो हमको Q2 निकालना होगा तो यहाँ से हमको A2 और V2 पता होना चाहिए, और Q3 निकालना होगा तो A3 और V3 पता होना चाहिए।
तो अभी ना तो हमको A3 पता है, ना तो A2 पता है, ना ही V3 पता है, ना ही V2 पता है। तो सबको हम एक एक करके निकाल लें, उसके बाद विसर्जन का फार्मूला रख करके बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं Q2 Q3 का मान। तो हम लोग जानते हैं कि Q बराबर दिया हुआ है Q1 कितना है 1, और Q1 बराबर हम क्या लिखेंगे A1 B1। तो यहाँ से 1 बराबर A1 V1 हो जाएगा, तो V1 क्या हो जाएगा 1/A1 लिख सकते हैं। अब यहाँ देखें V1 का मान हमको निकल गया 1/A1। अब यहाँ इक्वेशन नंबर 1 में देखें तो इन दोनों को साथ में लें तो V1 स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं V2 स्क्वायर/2। तो यहाँ से आ जाएगा V1 स्क्वायर बराबर V2 स्क्वायर/2। तो V2 स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 2V1 स्क्वायर। V1 का मान हमें पता है 1/A1 का होल स्क्वायर, यानी कि अब V2 निकालना होगा तो ये रूट हटे, यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो ये भी स्क्वायर हटे, तो यहाँ पर अंडर रूट लग जाएगा, यानी V2 बराबर हो जाएगा √2/A1। ये V2 हो गया, V1 पता चल गया। इसी प्रकार अगर जो हमको V3 निकालना हो तो V1 तो हमें पता ही है, V1 के साथ हम इसको ले लें, यानी V1 स्क्वायर बराबर V3 स्क्वायर/4 रख देंगे। तो यहाँ से निकल जाएगा V3 का मान। समीकरण 1 से फिर से देखें, V1 स्क्वायर बराबर V3 स्क्वायर/4। तो यहाँ से V3 स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4V1 स्क्वायर। V1 का मान हमें पता है 1/A1 स्क्वायर। V3 का मान निकालना होगा तो क्या करेंगे, अंडर रूट लगा देंगे, क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर हटाएंगे, इधर अंडर रूट लगेगा। तो 4 का वर्गमूल 2, A स्क्वायर तो है ही है, तो यहाँ पर केवल A1 हो जाएगा। V3 बराबर हो गया 2/A1, और A1 क्या होगा π/4 D1 स्क्वायर, π/4 D1 स्क्वायर, और D1 को हम माने हैं D, तो यहाँ पर D1 के स्थान पर D रख देंगे, π/4 D स्क्वायर। A2 क्या हो जाएगा π/4 D2 स्क्वायर। D2 का मान पता है, कितना माने हैं 2D, तो यहाँ पर D2 बराबर 2D रख देंगे। कितना हो जाएगा 2D का पूरे का होल स्क्वायर है, तो ये 4 और D स्क्वायर, तो 4 को हम आगे लिख दिए, गुणे लिख दिए π/4 D स्क्वायर। π/4 D स्क्वायर यहाँ पर है, कितना है A1, तो π/4 D स्क्वायर के स्थान पे हम A1 लिख सकते हैं। कितना आ जाएगा A2 का मान 4A1। इसी प्रकार A3 π/4 D3 का स्क्वायर। D3 पता है कितना है 4D रख देंगे, 4 चौका 16 हो जाएगा, 16D स्क्वायर। तो यानी कि 16 को हम आगे लिख दें तो 16 गुणे लिख सकते हैं π/4 D स्क्वायर, और π/4 D स्क्वायर पता है कितना है A1, तो यानी A3 बराबर हो जाएगा 16A1। अब विसर्जन Q2 Q3 निकाल सकते हैं। Q2 बराबर क्या लिखेंगे A2 V2। A2 का मान पता है 4A1, V2 का भी मान निकाल चुके हैं √2/A1। A1 से A1 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 4√2, यानी Q2 बराबर 4√2 मीटर क्यूब प्रति सेकंड आ जाएगा। इसी प्रकार Q3 निकालना होगा तो क्या लिखेंगे A3 V3। तो A3 निकाल चुके हैं 16A1, V3 2/A1 निकाले हैं, A1 से A1 कैंसिल हो जाएगा, 16 गुणे 2 कितना हो जाएगा 32। Q3 बराबर हो जाएगा 32 मीटर क्यूब प्रति सेकंड। इस तरीके से Q2 और Q3 का मान निकल जाएगा। आगे देखें, 5वां क्वेश्चन है, किसी टंकी का क्षेत्रफल 80 मीटर स्क्वायर है और 300 mm व्यास तथा 300 मीटर लंबे एक पाइप से विसर्जन होता है। ज्ञात कीजिए कि कितने समय में टंकी में जल तल 8 मीटर से 6 मीटर गिर जाएगा। F का मान दिया हुआ है, यानी घर्षण गुणांक 0.01। हमको टाइम T का मान निकालना है जब टंकी में जल का स्तर 8 मीटर से 6 मीटर हो जाता है। इसका फार्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया हुआ उसको हम लोग नोट कर लेंगे। टंकी का क्षेत्रफल कितना है 80 मीटर स्क्वायर। इसको हम लोग डेरिवेशन करते समय क्या माने थे कैपिटल A, यानी कैपिटल A बराबर लिख देंगे 80 मीटर स्क्वायर। पाइप का डायमीटर स्मॉल d लेते हैं, कितना है
300 mm, तो स्मॉल डी बराबर 300 mm। या इसी को मीटर में बदलना चाहेंगे, 1000 से भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा 0.3 मीटर। पाइप की लंबाई जिसको हम लोग स्मॉल एल से लिखते हैं कितना है 300 मीटर। और क्या है, शुरुआत में जल का स्तर कितना था, वाटर लेवल शुरुआत में 8 मीटर था, तो शुरुआत के वाटर लेवल को हम लोग H1 मानते हैं, तो H1 बराबर 8 मीटर। बाद में कितना हो जा रहा है 6 मीटर, तो यानी H2 बराबर 6 मीटर हो जाएगा। अब हमको H1 से H2 वाटर लेवल होने में समय कितना लगेगा ये हमें निकालना है। तो समय t का मान, टंकी में जल का तल H1 से H2 तक गिरने में लगा समय कितना होता है, t बराबर होता है 8 कैपिटल A अंडर रूट में 4FL अपान डी प्लस 1.5 पूरे के अपान पाई डी स्क्वायर गुणे अंडर रूट 2g, और फिर यहाँ इंटू में रहता है कोष्टक में अंडर रूट H1 माइनस अंडर रूट H2। सब का मान हमें पता है, इसमें इसी फार्मूले में कैपिटल टी को निकालने के लिए सभी के मान को रख देंगे, सॉल्व कर लेंगे, तुरंत कैपिटल टी का मान निकल जाएगा। तो इस तरीके से जो जो क्वेश्चन में दिया था सबका मान हम यहाँ पर रख दिए हैं। कैपिटल ए का मान 4F और ये एल का मान अपान डी का मान प्लस 1.5 अपान में पाई डी स्क्वायर अंडर रूट में 2g, यहाँ पर है अंडर रूट H1 और ये अंडर रूट H2। सॉल्व कर लेंगे, कितना आ जाएगा 1247.31 सेकंड। अब इसको हमें मिनट में बदलना होगा, तो क्या करेंगे 60 से भाग दे देंगे, तो कितना आ जाएगा, सॉल्व करेंगे तो 20 दशमलव कुछ आएगा, तो 20 दशमलव कुछ यानी कि 20 दशमलव कुछ मिनट। अब मान लीजिए एक एग्जाम्पल माने कि 20.78 सेकंड आया, सॉरी 20 जैसे ये सेकंड में है, इसको मिनट में बदलना होगा तो 60 से भाग दे देंगे। अब मान लीजिए कि यदि भाग दिए तो कितना आया 20.78 मिनट आएगा, तो यानी कि 20.78 मिनट है। अब इसको सेकंड में भी बदलना होगा, तो ये तो क्लियर है कि ये 20 मिनट ही है, और ये क्या है 0.78 मिनट, यानी 20 मिनट धन लिखेंगे 0.78 मिनट। अब इस 0.78 मिनट को सेकंड में बदलना होगा, तो क्या करेंगे 60 से गुणा, तो इसमें 60 से गुणा कर देंगे, तो जो सेकंड में आएगा वो सेकंड हो जाएगा, यानी कि 20 मिनट, और जो ये आएगा वो सेकंड। तो इसी प्रकार इसको भी हम सॉल्व जब करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 20 मिनट 47 सेकंड, कैपिटल टी का मान। अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है 20 किलोमीटर लंबी एक पाइपलाइन के प्रवेश पर जल का दाब 10 मेगापास्कल तथा घर्षण के कारण जल के दाब में कमी 900 किलोपास्कल है। यदि इस पाइपलाइन द्वारा 85 किलोवाट शक्ति का संचरण किया जाता है तो पाइप का व्यास और संचरण दक्षता ज्ञात करें। यहाँ रहेगा ज्ञात करें। पाइप के लिए स्मॉल एफ यानी घर्षण गुणांक दिया हुआ 0.006। जो क्वेश्चन में दिया है सबसे पहले उसको हम नोट कर लेंगे। क्या दिया है, पाइप की लंबाई स्मॉल एल 20 किलोमीटर, शुरुआत में जो जल का दाब था प्रवेश पर, पाइप के प्रवेश पर जल का दाब कितना है, इसको हम मान ले P1, तो P1 कितना है 10 मेगापास्कल। निकास पर जो घर्षण के कारण जो शीर्ष हानि हो रही है, यानी दाब में जो हानि हो रही है कितनी हो रही है 900 किलोपास्कल। पाइपलाइन द्वारा जो पावर का ट्रांसमिशन हो रहा है कितना है 85 किलोवाट, और स्मॉल एफ 0.006। जो क्वेश्चन में दिया है उसको हम पहले नोट कर लेंगे। स्मॉल एल 20 किलोमीटर, मीटर में बदलेंगे 20 गुणे 10 के पावर 3 मीटर हो जाएगा। प्रवेश पर दाब इसको हम P1 मान रहे हैं, कितना है 10 मेगापास्कल दिया हुआ है। मेगापास्कल को पास्कल में बदलना होगा तो क्या करेंगे 10 गुणे 10 के पावर 6 लिख सकते हैं। घर्षण के कारण जो दाब में कमी आ रही है इसको हम P2 लिख रहे हैं, कितना है 900 किलोपास्कल।
पास्कल में बदलना होगा तो किलो को हटा देंगे, यानी 10 के पावर 3 से गुणा कर देंगे। शक्ति का संचरण जो हो रहा है यानी पावर ट्रांसमिशन कितना है, 85 किलो वाट है, कैपिटल पी लिख रहे हैं। हमको निकालना है क्या, संचरण की दक्षता, इफिशियंसी यानी नीटा का मान, और पाइप का डायमीटर स्मॉल डी का मान। तो यदि हमें प्रवेश पर दाब पता है तो प्रवेश पर हम दाब शीर्ष भी निकाल सकते हैं। चूंकि शुरुआत में केवल दाब ही दे रहा है तो उसके कारण जो दाब शीर्ष होगा वही हमारा संपूर्ण शीर्ष हो जाएगा। तो कैपिटल एच का मान दाब शीर्ष कितना है, P1 अपान रो जी होता है। P1 का मान दिया हुआ है अपान रो, यानी पानी बह रहा है तो पानी का घनत्व हम लोग जानते हैं 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है, जी 9.81। चालू कर लेंगे कैपिटल एच, यानी कि प्रवेश पर जो दाब शीर्ष है वो कितना आ जाएगा, या इसी को संपूर्ण शीर्ष भी कह सकते हैं यहाँ पर। यानी कि कैपिटल एच बराबर 1019.368 मीटर। और घर्षण के कारण दाब में कमी आ रही थी तो घर्षण के कारण शीर्ष हानि भी निकाल सकते हैं। इसको हम HF लिख रहे हैं, P2 अपान रो जी। P2 का मान रख दिए और रो जी। सॉल्व कर लेंगे, HF 91.743 मीटर। इफिशियंसी निकालना हो तो इफिशियंसी नीटा बराबर हम लोग जानते हैं कैपिटल एच माइनस HF अपान एच गुणे 100, यदि प्रतिशत में लिखना है। तो यदि प्रतिशत में नहीं लिखना है तो हमको 100 का गुणा करने की ज़रूरत नहीं है। 100 का गुणा कर देंगे तो जो आएगा मान वो परसेंटेज में आएगा। कैपिटल एच निकाल चुके, यानी कि प्रवेश पर, पाइप में प्रवेश पर संपूर्ण शीर्ष माइनस HF यानी कि घर्षण के कारण जो शीर्ष हानि हुई अपान एच यानी कि प्रवेश पर शीर्ष गुणे 100। तो 1019.368 कैपिटल एच का मान निकाल चुके हैं, ये HF का मान निकाल चुके हैं अपान कैपिटल एच गुणे 100। सॉल्व कर लेंगे, नीटा का मान कितना आ जाएगा, 91%। ये संचरण दक्षता आ जाएगा नीटा का मान, या इफिशियंसी भी बोल सकते हैं। और क्या निकालना था हमको, विसर्जन का मान। तो यहाँ हम जानते हैं कि जो P बराबर होता है कैपिटल W कोष्टक में H माइनस HF अपान 1000 किलोवाट, जहाँ W क्या होता है, प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाले दरों का भार। अब कैपिटल W का मान हमको निकालना होगा तो क्या निकालेंगे, W बराबर होता है यानी प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाला भार रो वी जी, रो घनत्व, जी गुरुत्व त्वरण, वी आयतन। तो रो जी को ऐसे रहने दें, वी आयतन निकालना हो तो आयतन बराबर एरिया गुणे लेंथ होता है। अब 1 सेकंड की बात करेंगे तो यदि दरों का वेग v मीटर पर सेकंड है तो 1 सेकंड में कितना दूरी चलेगा, v मीटर, यानी लेंथ कितनी हो जाएगा v, तो एरिया a इंटू वी हो जाएगा, यानी रो जी ए इंटू वी, ये हो जाएगा कैपिटल W का मान। तो यहाँ पर रो जी ए इंटू वी H माइनस HF अपान 1000। पारसिक शक्ति दिया था 85 किलोवाट, तो डायरेक्ट हम 85 यहाँ रख दिए क्योंकि ये ऑलरेडी किलोवाट में है। तिरछा गुणा कराएंगे, 85 गुणे 10 के पावर 3 लिख सकते हैं। रो पानी का घनत्व 1000, जी 9.8 है, ए और वी नहीं पता है, रख देते हैं वैसे। ये कितना है, कैपिटल एच का मान 1019.368, HF का मान 91.743। अब यहाँ से ए वी का मान निकालना है हमको, तो क्या करेंगे, ए वी बराबर लिखेंगे 85 बटे, यहाँ पर 85, ये 10 के पावर 3 यहाँ पर है, 1000 ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 85 बटे में 9.81 कोष्टक में 1019.368 माइनस 91.743। इसको सॉल्व करेंगे, या ए वी का मान कितना आ जाएगा, 0.00934। तो यहाँ से v बराबर क्या हो जाएगा, एक को इधर भेज देंगे यानी कि 0.00934 अपान ए, ये क्या हो जाएगा v का मान। और a बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया π/4 डी स्क्वायर। 4 ऊपर चला जाएगा यानी 4 इंटू 0.00934 अपान पाई डी स्क्वायर। सॉल्व कर लेंगे, पाई का मान रख के कितना आ जाएगा, v का मान 0.01189 अपान डी स्क्वायर।
डी स्क्वायर हमें पता नहीं है, इसलिए इसका मान नहीं रखें। तो v बराबर आ जाएगा। अब हमको निकालना क्या था, डी का मान निकालना था ना। तो यहाँ से हम HF का मान हमें दिया हुआ क्वेश्चन में निकाल चुके हैं, 91.743 है। तो यदि हमको डी का मान निकालना, तो डी तो यहाँ पर भी है, तो यहाँ से हमारा डी निकल जाएगा, और वी तो निकाल चुके हैं डी के रूप में। तो HF बराबर जानते हैं 4FLV² 2GD। तो HF बराबर 4FLV का मान यहाँ रख देंगे, तो ये V का स्क्वायर अपान 2GD। डी का स्क्वायर है यहाँ पर, और पूरे का फिर होल स्क्वायर भी है, तो यानी डी के पावर 4, और बटे में भी टी है, तो कितना हो जाएगा डी के पावर 5। 4FL अपान 2G डी के पावर 5 गुणे में 0.01189 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से डी के पावर 5 का मान हमें निकालना, तो इसको इधर भेज देंगे और ये इधर आ जाएगा, यानी 4FL। तो 4F का मान दिया हुआ क्वेश्चन में, 4FL का मान 20 किलोमीटर था, यानी 20 गुणे 10 के पावर 3, और ये 0.01189 का होल स्क्वायर अपान में 91.743 गुणे 2 गुणे 9.81। सॉल्व कर लेंगे, कितना आएगा 3.76 गुणे 10 के पावर -5। ये आएगा डी के पावर 5 का मान। तो डी का मान हमको निकालना है, तो डी बराबर कितना आ जाएगा 0.1304 मीटर। अब इसको यदि हमको मिलीमीटर में बदलना है, तो क्या करेंगे 1000 का गुणा कर देंगे, यानी कि स्मॉल डी का मान आ जाएगा 130.4 मिलीमीटर। यह आ जाएगा पाइप का डायामीटर। ऊपर एफिशिएंसी तो निकाल ही चुके हैं, और यहाँ से डायामीटर निकल गया। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1400 मीटर लंबाई वाले नल के सिरे पर वाल्व लगा है। नली में पानी 6 मीटर प्रति सेकंड के वेग से प्रवाहित हो रहा है। यदि वाल्व को बंद करने में 20 सेकंड लगते हैं, तो जल आघात के कारण उत्पन्न हुई दाब तीव्रता ज्ञात कीजिए। दाब तीव्रता जल आघात के कारण हम लोग निकाल चुके हैं, कितना होता है ρLV/T। तो जो क्वेश्चन में दिया है, सबसे पहले उसको नोट कर लें। क्वेश्चन में क्या है, एल का मान दिया हुआ है कितना 1400 मीटर पाइप की लंबाई या नल बोले। वी दिया हुआ है दरों का प्रवाह वेग 6 मीटर प्रति सेकंड, और टी समय भी दिया है, वाल्व को बंद करने में कितना समय लग रहा है। तो ये टी का मान, ये हमारा टी का मान 20 सेकंड, ये नल की लंबाई 1400 मीटर, और ये नल में पानी का वेग 6 मीटर प्रति सेकंड। अब दाब तीव्रता हमको निकालना है जल आघात के कारण, तो हम लोग जानते हैं स्मॉल पी दाब तीव्रता बराबर ρLV/T। सब कुछ तो क्वेश्चन में दिया हुई है, इसको हम यहाँ पर रख देंगे। रो का मान जानते हैं, अगर जो पानी प्रवाहित हो रहा है तो पानी का घनत्व जानते हैं 1000। एल 1400 मीटर, 6 वी का मान दिया हुआ 6 मीटर पर सेकंड अपान टी 20 सेकंड। सॉल्व कर लेंगे, कितना आ जाएगा 420 गुणे 10 के पावर 3 पास्कल। पास्कल को हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी लिखते हैं। अब इसी को किलो पास्कल में लिखना हो, 10 के पावर 3 को हम क्या बोलते हैं किलो। तो यानी कि कितना आ जाएगा स्मॉल पी दाब तीव्रता बराबर 420 किलो पास्कल। इस तरीके से जो हम लोग ऊपर जितने भी टाइप के शीर्ष हानियाँ या पावर ट्रांसमिशन देखे थे पाइप में, सभी पर आधारित क्वेश्चंस को देख चुके हैं। आज ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है, और आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करिए। कहीं पर कोई दिक्कत होती है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू। वंदे मातरम।